नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी में, जहाँ पे आज स्पेशल क्लास में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसमें हम बारी-बारी से मैं आपको पहले बताऊंगा इंट्रोडक्शन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे शेड्यूल 10 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, किस बेस पे जो भी मंत्री होते हैं एमएलए और एमपी उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, पावर किसके पास है डिस्क्वालिफिकेशन की, चेंज करने की, उसकी हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज कि हमने जो 10th शेड्यूल ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदलो अधिनियम हमने दाखिल किया, तो उससे फायदा क्या हुआ और नुकसान दोनों देखेंगे और बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंस एग्जाम्पल की इन डिटेल। तब जब पूरा जो भी डिस्कशन है, जैसे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, पावर किसके पास होगी वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज देखने के बाद एग्जाम्पल देखेंगे, ताकि आपको पता चले कि जैसे प्रीलिम्स और मेंस में जो भी कोई क्वेश्चन आए तो वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप। मैं आपसे वादा करता हूँ एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके एक भी टॉपिक बाकी बचेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताता हूँ, अभी हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे ही हम 90 60 90 70 90 80, तो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे जैसे हरियाणा के केस आपको पता होगा, जब दल बदलू कानून अधिनियम का कुछ बात आती है, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात आती है, तो आईआरएम गईआरएम कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। दूसरा, अभी ही हाल में जो राजस्थान में भी जो सचिन पायलट जी है, उन्होंने भी कांग्रेस का पक्ष चेंज करने के लिए ट्राई किया था। अभी किया नहीं है फिलहाल, लेकिन जो भी एक्टिविटी थी, तो हॉर्स राइडिंग का भी कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए कोई भी पार्टी है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा में या राज्य की विधानसभा में, तो उनका क्या रहता है, उनको मेजोरिटी चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो कभी कभी क्या करता है, अगर बाय इलेक्शन स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है किसी पार्टी को, तो दूसरे पार्टी के भी जो भी एमएलए या एमपी होते हैं, ठीक है, उसको क्या पैसे का लाभ दे दिया या सत्ता का कोई भी पावर दे दिया या और कोई भी लाभ देके उनको क्या किया जाता है, उनको अपने दल में शामिल किया जाता है। इससे क्या हो कि जो भी कोई पार्टी है, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले रहा हूँ, मान लीजिए बीजेपी है या कांग्रेस है, ठीक है, आपको एग्जाम में पॉलिटिकल पार्टी ही लिखनी है, या तो पॉलिटिकल पार्टी ए लिखनी है या बी लिखनी है, लेकिन आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं जो पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस उसका मैं नाम लेके आपको बता रहा हूँ। एग्जाम में आपको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिखना नहीं है। तो समझ लीजिए कि भाई अभी इलेक्शन हुए, ठीक है, 2020 के इलेक्शन हुए, तो मान लीजिए उसमें बीजेपी को स्पष्ट बहुमत ना मिला, तो वो क्या करेंगे, कांग्रेस के जो भी एमएलए है, ठीक है, उनको क्या कर लेंगे, अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे। अगर मैं आपको जैसे 1970 और 1980 की मैंने जब बात की, तब ऐसा ही हुआ था कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो मेजोरिटी में थी, तो इसके जितने भी सदस्य है वो कहाँ चले जाते थे, वो चले जाते थे दूसरी पार्टी में। तो ये जो कार्य था, इससे क्या हुआ था कि जो भी गवर्नमेंट बनती थी, जिस भी पार्टी की सरकार बनती थी, उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहती थी, ठीक है, गवर्नमेंट बीच में ही खत्म हो जाती थी। तो क्योंकि वो विश्वास मत उसके पास रहेगा नहीं, जिसके पास मेजोरिटी नहीं है वो सरकार रहेगी नहीं। तो ये सब चीजें ज्यादा होने लगी थी, तो इसको स्टेबल करने के लिए क्या किया गया, हमारे संवैधानिक संशोधन द्वारा 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 द्वारा शेड्यूल 10 ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। सरकार थी राजीव गांधी जी की। इससे पहले भी प्रयास हुए थे, ये नहीं था कि भाई राजीव गांधी ने पहले प्रयास में कर लिया, इसके पहले भी प्रयास हुए थे, लेकिन बिल दोनों सदनों से पास हो सका नहीं था। तो इसके बाद पहले देख लेते हैं किन किन कंडीशन में जो भी मंत्री होते एमएलए और एमपी उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता। तो ये आपके सामने चार कंडीशन है, इसकी चर्चा कर लेंगे, यानी ये आधार है डिस्क्वालिफिकेशन का कि जिसमें डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ठीक है। बाद में दूसरी कंडीशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई भी इंसान है या कोई भी नेता है, मान लो वो बीजेपी या कांग्रेस से चुन के आया है। अभी एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि भाई कांग्रेस से कोई एक जो भी नेता है एमएलए है, वो क्या है, चुन के आया है, और वो आने के बाद, सदन में आने के बाद वो बीजेपी को ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि देखते हैं बीजेपी में ज्यादा फायदा मिल रहा है, तो वो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन करता है, ठीक है। या तो दोनों कंडीशन में
पहली जो सबसे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है उसकी देख लेते हैं कि ये कांग्रेस से चुन के आया है, ठीक है, और ये रेजिग्नेशन दे सकता, कैसे, वॉलेंटरी, वॉलेंटरी है कि नहीं ये कौन देखेगा, वो देखेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उसकी भी बात करेंगे। तो वॉलेंटरी अपने पार्टी से रेजिग्नेशन दे देता है कांग्रेस से, तब भी उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, क्योंकि वो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी में से खड़ा हुआ था, लोगों ने उस पॉलिटिकल पार्टी और उस व्यक्ति की दोनों पे ट्रस्ट करके उसको जिताया था। लेकिन हालांकि इसने अपने व्यक्तिगत लाभ या अन्य किसी भी कारणवश अपनी जो पार्टी है उससे रेजिग्नेशन दे दिया, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन है, ये विप में सबको डाउट है, तो विप वाला भी समझ लेते हैं, विप वाला क्या है। मान लीजिए यही इंसान का फिर से एग्जांपल ले लेते हैं कि वो कांग्रेस से चुन के आया है, अभी सदन में एक बिल आया है और कांग्रेस पार्टी जो है, ठीक है, पूरी पार्टी डिसाइड करती है हमें उसको नो में वोट करना है, ठीक है, और ये सदस्य, ये जो XYZ व्यक्ति है वो यस में वोट करता है, ठीक है, यानी पार्टी के अगेंस्ट जाता है, पार्टी विप के अगेंस्ट जाता है। तो क्या किया जाता है, पार्टी विप के अगेंस्ट जाने की वजह से इसको क्या किया जा सकता है, पार्टी के द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। यदि वो 15 दिन में अपनी सफाई में जो भी आर्गुमेंट दे और वो पार्टी मान्य ना करे, ठीक है, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर पार्टी उसको अलाउ कर ले तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन तो आप देख लिया। अभी जो मैं पहली कंडीशन आपको बता रहा था कि भाई कोई एक सिंगल पर्सन था, ठीक है, जो कांग्रेस से चुन के आया था और बीजेपी में जा रहा था, तो वो रुक जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अपनी करंट पार्टी को छोड़ नहीं सकता। फिर दूसरे मुद्दे में आपको पता चल गया होगा, पॉलिटिकल पार्टी का भी अपना खुद का महत्व है। तीसरी कंडीशन है जो इंडिपेंडेंट मेंबर है वो, ठीक है, जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, ना तो बीजेपी, कांग्रेस या किसी दूसरी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ते, वो निर्दलीय, ठीक है, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते और जीत जाते हैं। तो ऐसे मेंबर यदि किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तब भी उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, याद रखिए, ठीक है, इंडिपेंडेंट मेंबर, सबका याद रखना किसको किस आधार पे डिस्क्वालीफाई किया जाता है। और आखिरी में नॉमिनेटेड यानी मनोनीत, जिसका चुनाव, हम राज्यसभा की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा 12 नॉमिनेट मेंबर होते हैं, वो यदि मेंबर 6 महीने के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। 6 महीने से पहले करते हैं तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा नहीं। ये 4 कंडीशन है कि जिसमें डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ठीक है। पहली है सेल्फ रेजिग्नेशन देगा तब भी उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। दूसरा, पार्टी विप के अगेंस्ट जाएगा, यानी पार्टी ने जो भी डिसाइड किया, पार्टी की यूनिटी या पार्टी के जो भी डायरेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे शब्दों पे भार दीजिएगा, तो पार्टी के जो भी डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट जाएगा तब भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इंडिपेंडेंट मेंबर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेगा तब भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और यदि जो मनोनीत मेंबर है वो 6 महीने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेगा तो उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अभी देख लेते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ में पावर किसको दी गई है। जो एंटी डिफेक्शन में कोई भी मेंबर है वो डिस्क्वालीफाई है कि नहीं, वो डिसाइड कौन करेगा, वो डिसाइड करेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी या तो जो भी सदन है, ठीक है, लोक राज्यसभा है, लोकसभा है, या राज्य की विधानसभा है या विधान परिषद है, तो वहां पे जो भी स्पीकर हो गए, डेप्यूटी स्पीकर हो गए, या चेयरमैन हो गए, या वाइस चेयरमैन हो गए, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो फाइनल, उसका डिसीजन फाइनल रहेगा यहाँ पे। लेकिन इसके बारे में भी, इनके कार्य के ऊपर भी सवाल उठते हैं। क्या सवाल उठते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन बनता है, जो भी सदन में जो भी पार्टी मेजोरिटी में आएगी या जो गठबंधन का मेजोरिटी होगा, जिस अलायंस का मेजोरिटी होगा, उनमें से ही एक मेंबर क्या बनता है, स्पीकर बनता है, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनता है। तो ऐसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर पे पार्टी या संगठन का क्या रहता है, इन्फ्लुएंस रहता है। तो उसको पूरी श्रद्धा और निष्ठा से अपना कार्य करना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि जो भी एंटी डिफेक्शन का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कार्य कर रहा है वो एज ए ट्रिब्यूनल कार्य कर रहा है, तो उसको किसी भी पार्टी के प्रभाव में ना आके पूरी अपनी सत्य निष्ठा और डिग्निटी से कार्य करना चाहिए, लेकिन वो करते नहीं है। इसके ऊपर कई बार सवाल उठे हैं, और हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या हुए, केस दाखिल हुए हैं इनकी कार्य को लेके। लेकिन संविधान में इसकी जो पावर है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दी गई है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को एक पावर और भी दी गई है कि जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनेगा वो अपनी पार्टी से क्या दे सकता है, रेजिग्नेशन दे सकता है, और ये कार्य अच्छे से करने के लिए, तो उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। इतनी इम्यूनिटी प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दी गई है, ठीक है, ताकि वो अपना बिना
पक्ष के प्रभाव में आके अपना फैसला कर सके। तो सारा पावर किसके पास रहेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास। इसमें चेंजेस करने का प्रावधान किसके पास है? पावर किसके पास है? पावर है पार्लियामेंट के पास। ठीक है, ये बात। दूसरी, अभी क्या होता था, जैसे दूसरी कंडीशन थी जब पहले दिया था, उसमें जो हमने अभी देखा 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1 के द्वारा, मान लीजिए ए पार्टी है और जो बी पार्टी है, वो दोनों विलय हो जाती है। ठीक है, दोनों विलय होके फाइनल जो भी पार्टी बनेगी, ए या बी, जो भी पार्टी बनती है, तो पहले इसमें क्या था, 1/3 मेंबर यदि एग्री है, तो इस प्रकार के 1/3 जो भी पार्टी के मेंबर एग्री है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कंसिडर नहीं किया जाता था। लेकिन ये हमारे 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1 के द्वारा 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के टाइम पे इसको 2/3 मेजोरिटी कर दिया गया। रीजन क्या था? रीजन यही था कि मान लीजिए काफी सारी ऐसी क्षेत्रीय पार्टी थी जिसके मेंबर ही 9 होंगे। ठीक है, तो 9 मेंबर की हम बात करें तो उसके 2/3 मेंबर अगर एग्री है तो ही वो पार्टी विलय माना जाएगा। अगर इसमें 1/3 गिने जाए तो अगर 3 मेंबर भी एग्री है, ठीक है, तब भी इस पार्टी का विलय को क्या होगा, हम डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। तो ऐसा बहुत हो रहा था। ठीक है, तो इसके वजह से इसको चेंज करके 2/3 कर दिया गया। अभी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1 के द्वारा 2003 में ये जो 1/3 मेंबर है उसको निष्क्रिय करके अभी हमने 2/3 मेंबर की जो सहमति होनी चाहिए ये डिसाइड किया है। अभी यहाँ पे देख लीजिए, एडवांटेज डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जितनी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है उसकी चर्चा कर ली। इसके बाद एक टॉपिक समझ लीजिए जो जुडिशरी के साथ जुड़ा हुआ है। पहले क्या था, 10th शेड्यूल में जो भी प्रोसेस था, ठीक है, डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं करना, वो किसके पास पावर था? स्पीकर या चेयरमैन के पास, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसके पास। उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो चैलेंज ना करना यानी जुडिशियल रिव्यू ना करना। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू अगर आप किसी चीज में ना कर सको तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन हो गया। ठीक है, तो इस चीज को चुनौती दी गई कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। तो आपने जब भी कभी एंटी डिफेक्शन लॉ की बात होती है द हिंदू में या करंट अफेयर में, तो की होटो होलान केस की जिक्र बार बार आता है। तो इसमें क्या था कि जैसे बोल दिया गया, यदि आप जो शेड्यूल 10 है, ठीक है, उसमें आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन का वायोलेशन है। जुडिशियल रिव्यू तो होना ही चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया कि भाई कोर्ट है वो इंटरिम प्रोसेस में इंटरफियर नहीं करेगी। यानी मान लीजिए कोई भी सदस्य है, जैसे राजस्थान का आपने केस देखा था कि भाई जो सचिन पायलट वाला जो केस है, जब तक स्पीकर अपना फाइनल डिसीजन नहीं देते हैं, ठीक है, अपना निर्णय नहीं सुनाते, डिस्क्वालीफाई है कि नहीं क्वालीफाई है, ठीक है, तब तक जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ठीक है, तब तक जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही जो स्पीकर होंगे वो अपना फाइनल डिसीजन सुना देते, डिस्क्वालीफाई कर देते या तो नहीं करते, अगर इससे किसी को भी आपत्ति है तब आप उसको क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ याचिका दाखिल कर सकते हैं। कहाँ पे? हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तब जो भी जुडिशियल रिव्यू होगा, ठीक है, तब सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन राजस्थान में क्या हुआ था कि भाई जैसे ही स्पीकर ने नोटिस जारी किया, ठीक है, सचिन पायलट के खिलाफ, तो सचिन पायलट के खिलाफ सिर्फ नोटिस ही जाहिर किया था। हालांकि उन्होंने अपना डिसीजन डिस्क्वालिफिकेशन का कोई भी अपना निर्णय सुनाया नहीं था। तो हाईकोर्ट ने क्या बोला कि भाई स्पीकर को बोला कि भाई आप जितना जल्दी हो सके या तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दो या तो क्वालिफाई करके आप उसको खत्म करो। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लोग यदि आपने नोटिस दी है तो उसको कंप्लीट करो उस प्रोसेस को। तो फिर माहौल और गर्म हो गया कि भाई जब तक मैंने ये एज ए स्पीकर मैंने अपना निर्णय नहीं सुनाया तब तक हाईकोर्ट मुझे कैसे डायरेक्शन दे सकता है। ठीक है, तो एक केस चला गया, तो स्पीकर चले गए सुप्रीम कोर्ट कि भाई जब तक मैंने डिसीजन नहीं दिया, मेरे पास जो पावर है, ठीक है, तो मुझे हाईकोर्ट डायरेक्शन कैसे दे सकता है। तो ये सारा जो राजस्थान का पॉलिटिकल पूरा जितना भी करंट में चल रहा था वो मैंने आप सबको बता दिया। तो ये समझने में आपको आसानी रहेगी कि होटो होलान केस के बाद 1992 के बाद ये तय हो गया कि भाई जब तक स्पीकर है अपना डिसीजन नहीं सुनाते तब तक जुडिशियल रिव्यू में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपना इंटरफियर करेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही अपना निर्णय सुना देते तो उसके बाद वो अपना जो भी किसी को भी आपत्ति है उस फैसले से, स्पीकर के डायरेक्शन से या वो डिस्क्वालीफाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी
एंटी डिफेक्शन लॉ की जो मैंने आपसे चर्चा कर ली है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों के साथ ये एंटी डिफेक्शन लॉ का जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कीजिएगा, और आप नए हैं तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।